हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी आईक्यू टैब। आज के इस वीडियो में हम एक पोटेंशियल टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हमारे 2024 प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जा सकता है। जैसा कि आप जानते हैं, यूपीएससी अक्सर पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चंस पूछता है, बट कौन से पर्सनालिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा वो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है। लेट्स से अगर किसी की बर्थ एनिवर्सरी है जो कि 200 साल कंप्लीट कर रही है, 500 साल कंप्लीट कर रही है, 1000 साल कंप्लीट कर रही है, तो ऐसे वाले जितनी पर्सनैलिटीज़ होते हैं जो कि एक सेंटेनरी ईयर में होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है जिनका नेम है स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनका जो बर्थ हुआ था वो बेसिकली 1824 में हुआ था। तो अगर आप ध्यान से देखें तो उनके 200 साल कंप्लीट हुए हैं 2024 में, इसलिए एक हाई चांस है कि यूपीएससी इन पर्सनैलिटी के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, सो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस करने वाले हैं जो कि यूपीएससी अपने एग्जामिनेशन के अंदर मल्टी स्टेटमेंट फॉर्मेट में पूछ सकता है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी, उनका ओरिजिनल नेम था मूल शंकर तिवारी, जो कि 12 फरवरी 1824 में तंकारा, गुजरात नाम की एक जगह पर उनका बर्थ होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है। सबसे पहली चीज तो इंपॉर्टेंट ये है कि तंकारा जो गुजरात के अंदर है उसकी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस क्या है। बिकॉज स्वामी दयानंद सरस्वती जी वहां से बिलोंग करते थे, सो ऑब्वियसली इस पर्टिकुलर एरिया को काफ़ी ज़्यादा रिकॉग्निशन मिलती है इनके कारण, इनके नाम से। ठीक है, सो यहाँ पर बस आपको एक चीज़ चेक करनी है कि एग्जैक्टली कौन कौन सी और इम्पोर्टेंट प्लेसेस और कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि तंकारा गुजरात के अंदर प्रेजेंट है। पहली चीज़ तो ठीक है। दूसरी चीज़, जो स्वामी जी थे वो एक इंडियन फिलोसोफर थे, एक समाज लीडर भी थे, सोशल लीडर भी थे, साथ ही साथ आर्य समाज को उन्होंने फाउंड किया था। आर्य समाज क्या है? आर्य समाज एक रिफॉर्म मूवमेंट था। रिफॉर्म मूवमेंट मतलब रिफॉर्म करने का एक मूवमेंट, मतलब हिंदूज को रिफॉर्म करना है, बेसिकली सही सही डायरेक्शन में लेके जाना है, वेदास की तरफ लेके जाना है। ठीक है, वैदिक धर्म को फिर से एक बार अपनाना है। और वो पहले पर्सन थे जिन्होंने 1876 में ही भारत को स्वराज के लिए बेसिकली प्रेरित किया था। उन्होंने पहला कॉल दिया था कि हमें स्वराज चाहिए, मतलब भारत जो है वो भारतीयों के लिए होनी चाहिए। स्वराज का मतलब क्या है? स्वराज दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, स्व एंड राज। स्व मतलब होता है सेल्फ, राज का मतलब होता है रूल। स्वराज का मतलब होता है सेल्फ रूल, मतलब इंडिया जो है खुद इंडिया, जो इंडियंस हैं वो लोग इंडिया के ऊपर बेसिकली राज करेंगे, ना कि कोई और आकर इंडिया के ऊपर राज करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, यही बेसिकली स्वराज का पहला मीनिंग है। सो अगर आपसे पूछा जाता है कि फर्स्ट सोशल रिफॉर्मर कौन थे जिन्होंने स्वराज का कॉल किया था, द आंसर विल बी स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, और साथ ही साथ आर्य समाज को उन्होंने फाउंड किया था। ध्यान रखिएगा, आर्य समाज एक रिफॉर्म मूवमेंट था जो कि वैदिक धर्म को अपनाने के लिए बोलता था, बेसिकली वेदास की तरफ जाने के लिए बोलता था। Now, 1845 से लेकर 1860 तक माना जाता है कि वो एक एस्केटिक यानी कि साधु वाली लाइफ उन्होंने जी थी, और जिसके कारण वो बेसिकली एनलाइटनमेंट या फिर ट्रुथ की सर्च की तरफ बढ़ रहे थे, मतलब सच्चाई ढूंढ रहे थे वो लाइफ की। ठीक है, उनका जो विजन था ओवरऑल लार्जर, जब वो फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर एंटर करते हैं तो वो चाहते थे कि भारत के अंदर एक क्लासलेस और एक कास्टलेस सोसाइटी बने, मतलब एक ऐसा समाज बने जिसके अंदर ना ही कास्ट सिस्टम हो ना ही क्लास सिस्टम हो। मतलब देखिए, क्लास और कास्ट जो डिविजन्स पैदा करते हैं किसी भी सोसाइटी के अंदर, वो डिविजन्स यहाँ पर नहीं होने चाहिए। यही उनकी मेन विजन था। इसके अलावा वो भारत को एक यूनाइटेड भारत बनाना चाहते थे, मतलब एक ऐसा स्ट्रांग भारत बनाना चाहते थे जो कि रिलीजन के बेसिस पे, समाज के बेसिस पे या फिर देश के बेसिस पे, तीनों ही फॉर्मेट में यूनाइटेड हो, मतलब एक साथ खड़ा हो। साथ ही साथ भारत को फॉरेन रूल से हटाना चाहते थे। वो चाहते थे कि जो आर्यंस का रिलीजन है, यानी कि सिंपल वर्ड्स में जो हिंदू रिलीजन है वो एक कॉमन रिलीजन हो सबके लिए। जो हिंदुइज्म है उसको वो एक धर्म की तरह ना देख करके उसको एक वे ऑफ लाइफ की तरफ देखते थे। मतलब उनका मानना था हिंदुइज्म इज अ वे ऑफ लाइफ, मतलब जितने भी अच्छी प्रैक्टिसेस हिंदुइज्म के अंदर हैं उन सबको सभी लोगों को अपनाना चाहिए, सो दैट उनके जो लाइफ है उनके अंदर परिवर्तन आ सके, उनके अंदर अच्छी चीजें आ सके। बिकॉज स्वामी जी के अनुसार हिंदुइज्म के अंदर वो बहुत सारी स्ट्रॉन्ग चीजें हैं जो कि एक पर्टिकुलर पर्सन को काफी आगे लेके जा सकती है पर्सनल लेवल पे। ठीक है, इसके अलावा एजुकेशन सिस्टम के ऊपर उनका बहुत ज्यादा फोकस था, और एजुकेशन सिस्टम को और ज्यादा बेटर बनाने के लिए उन्होंने बहुत सारा काम किया था। इसलिए 1886 में डीएवी स्कूल्स, आप में से बहुत आई एम श्योर डीएवी स्कूल्स में पढ़े होंगे, तो डीएवी का फुल फॉर्म होता है दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल्स। ध्यान से देखिए, दयानंद का मतलब है दयानंद सरस्वती जी के नाम पर यह है। एंग्लो वैदिक का मतलब है कि इस स्कूल्स में एंग्लो मतलब इंग्लिश, वैदिक मतलब वेदास,
मतलब ट्रेडिशनल वेदास के बारे में भी पढ़ाया जाएगा, वो जो मॉडर्न साइंसेस है वो भी पढ़ाए जाएंगे। सो डीएवी स्कूल जो है, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, ये बेसिकली एक मिक्सचर था ट्रेडिशनल और मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम का। ठीक है, ये एक बहुत ही विजनरी स्टेप लिया गया था 1886 में इनके द्वारा। आई होप आप समझ पा रहे हैं यहाँ पर। और इनके ही विजन को रियलाइज करने के लिए डीएवी स्कूल्स को यहाँ पर स्टार्ट किया गया था। जो पहला डीएवी स्टार्ट किया गया था वो लाहौर नाम के एक प्लेस के अंदर स्टार्ट किया गया था। लाहौर जो अभी राइट नाउ पाकिस्तान के अंदर है, वहां इसको स्टार्ट किया गया था। और उनके जो उस टाइम हेडमास्टर थे, जो पहले डीएवी स्कूल के हेडमास्टर रहे हैं, उनका नाम था महात्मा हंसारी। सो महात्मा हंसारी जी भी हिस्टोरिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एजुकेशन के लिए। एजुकेशन के अंदर इन्होंने बहुत ही पायनियर रोल निभाया है। हम किसी और इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर इनके बारे में इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो आई होप आप समझ गए। महात्मा हंसारी जी ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। इसके अलावा जैसा मैंने आपको ऊपर बताया था कि इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, स्वामी जी ने, राइट। तो जो आर्य समाज की स्थापना हुई थी उसमें जो फर्स्ट यूनिट था आर्य समाज का, पहला जो यूनिट था, उसको स्वामी जी ने खुद अपने हाथों से सेट किया था। मतलब ही वॉज द वन हु सेट इट अप। और उस टाइम उन्होंने 1875 में मुंबई में उस चीज को सेटअप किया था। बाद में उसका हेडक्वार्टर चेंज करके लाहौर कर दिया गया था, बिकॉज लाहौर जो था उस टाइम एजुकेशन के लिए काफी एक इंपॉर्टेंट प्लेस हुआ करती थी। ठीक है, दैट इज वाई उन्होंने फर्स्ट आर्य समाज का भी जो यूनिट है वो उसका हेडक्वार्टर बाद में लाहौर शिफ्ट कर दिया था। ठीक है, जो फर्स्ट डीएवी स्कूल खोला उसको भी उन्होंने लाहौर में खोला था। ठीक है, सो आई होप ये आप समझ पा रहे हैं। अब देखिए, लार्जली जो स्वामी जी थे, उनका जो मेन फोकस था, मेन जो इंस्पिरेशन था, वो वेदांत से आता था, वेद से आता था। ठीक है, और वो मानते थे कि जो वेद है, भारत का जो वैदिक सिस्टम है, वो भारत के लिए एक रॉक की तरह है। वो इंडिया का रॉक ऑफ एजेस है। रॉक ऑफ एजेस का मतलब है कि जो इंडिया की पास्ट है वो इतनी स्ट्रांग है, वो इतनी ग्लोरीफाइड है कि उस पर्टिकुलर ग्लोरीफाइड पास्ट को अगर सब लोगों को समझाया जाए, सब लोगों को बताया जाए, तो उन्हें फक्र महसूस होगा कि हम कौन से कंट्री के अंदर रह रहे हैं और हमारा हिस्ट्री इतना रिच है। ठीक है, इसलिए वो मानते थे कि जो वेद है वो हमारे लिए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर की तरह है। और उनका मानना यह था हिंदुइज्म को आगे बढ़ने के लिए वेदास की जो टीचिंग्स है, वैदिक टीचिंग्स है, उसकी तरफ जाना होगा, उसको समझना होगा, और तभी जाकर के भारत और भारतवासी जो है, भारतवासी, वो लोग आगे बढ़ पाएंगे। इसी चीज को प्रमोट करने के लिए उन्होंने एक स्लोगन भी दिया था जिसका बेसिक बोल थे, बैक टू द वेदास। मतलब वेदों की तरफ वापस चलो। हम जो बहुत ज्यादा वेस्टर्निज्म की तरफ उस टाइम जा रहे थे, उससे हट करके फिर से एक बार वैदिक सिस्टम की तरफ जाने की जरूरत है, राइट। सो अगर देखिए, इस चीज को सपोर्ट करने के लिए स्वामी जी ने बहुत सारी थीसिस दी थी, बहुत सारी स्टेटमेंट्स दिए थे। उनमें से कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर्स ये थे कि अगर आप ध्यान से देखिए कि जो यूरोप है और जो मॉडर्न टाइम्स है, उनमें जितने भी इन्वेंशंस हुए हैं, भले ही वो इन्वेंशंस फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री में हो, राइट, बायो में हो, अगर आप देखें तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये सारी चीजें कहीं ना कहीं वेदास के अंदर ऑलरेडी मेंशन थी, राइट। देखिए, 18th सेंचुरी में जाकर के हमारा पहला फ्लाइंग ऑब्जेक्ट बनता है, दैट इज एरोप्लेन्स बनते हैं, हेलीकॉप्टर्स बनने स्टार्ट होते हैं। बट अगर आप वेदास को पढ़ेंगे, ठीक है, सो वेदास के अंदर बेसिकली एक विमान शास्त्र है, विमान शास्त्र। ठीक है, विमान शास्त्र के अंदर ऑलरेडी ये सारी की सारी जितनी भी चीजें थी जो कि बाद में 18th सेंचुरी में बनी थी, वो चीजें आज से ऑलमोस्ट 5000 साल पहले वैदिक एज के अंदर ऑलरेडी इस विमान शास्त्र के अंदर मेंशन्ड है। ठीक है, सिमिलरली जिस मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम की हम बात करते हैं, वो जो मेडिसिन सिस्टम जो है वो ऑलरेडी चारक संहिता के अंदर मेंशन्ड है। चारक संहिता एक किताब थी जो कि चारक के द्वारा लिखी गई थी। चारक उस टाइम के मेडिकल प्रैक्टिशनर माने जाते थे। ठीक है, इसके अलावा एक सुश्रुत संहिता थी, सुश्रुत संहिता। ये सारी की सारी किताबें जो हैं वो मेडिकल सिस्टम के बारे में बात करती थी। सो स्वामी जी बेसिकली ये बताना चाहते थे कि जितना भी मॉडर्न एडवांसमेंट्स हो रहा है, जितनी भी न्यू चीजें आ रही हैं, ऐसा नहीं है कि वो हमारे पास नहीं हुआ करती थी। अगर आप वेदों को खोलकर देखें तो वो हर चीज कहीं ना कहीं वेदास में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फॉर्मेट में मेंशन्ड है। ठीक है, नाउ इसलिए उन्होंने स्लोगन दिया था बैक टू द वेदास, कि वेदों की तरफ वापस चलो। इसके अलावा स्वामी जी के जो व्यूज हैं, वो उनके फेमस वर्क, उन्होंने किताब लिखी थी जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश का अगर आप मतलब देखें, सत्य की खोज में, मतलब सत्यार्थ का मतलब है सत्य, और प्रकाश का मतलब है कि आप एक लाइट की तरफ चल रहे हो, मतलब आप सत्य की खोज में जा रहे हो। यही इसका मतलब है सत्यार्थ प्रकाश का। तो जैसा मैंने आपको बताया कि 1845 से लेकर 1860 तक ऑलमोस्ट 15 साल वो एक साधु की जिंदगी जीते हैं और वो सच की खोज में थे। इसी पर्टिकुलर खोज के बाद उन्होंने ये किताब लिखी थी सत्यार्थ प्रकाश, जिसके अंदर उन्होंने बहुत सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ के बारे में रोशनी डाली है। ठीक है, इसके अलावा जो आर्य समाज है, अगर हम आर्य समाज के कुछ बिलीफ सिस्टम की बात करें, तो आर्य समाज किन किन चीजों को अपोज करता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, आर्य समाज जो है वो आइडल वर्शिप को नहीं मानता है।
आर्य समाज का मानना है कि अगर हम एक मूर्ति को सामने रख करके उसकी पूजा करना स्टार्ट कर दें तो वो उतना फ्रूटफुल नहीं होगा। रादर देन अगर हम मेडिटेशन करके, अगर हम खुद के सेल्फ कंट्रोल पा करके उस तरीके से खुद को भगवान के साथ जोड़ने की कोशिश करें, तब शायद हमारी जो पूजा है वो सही तरीके से होगी। इसके अलावा वो एनिमल सेक्रीफाइस के अगेंस्ट है, वो श्राद्ध के अगेंस्ट है। श्राद्ध आपने सुना होगा, जो एंसेस्टर हमारे पूर्वज होते हैं उनकी शांति के लिए श्राद्ध किया जाता है, राइट। उस श्राद्ध के सिस्टम के अगेंस्ट थे आर्य समाज। इसके अलावा कास्ट को इस्तेमाल करके जो किसी पर्सन को आगे बढ़ाया जाता है उस चीज के अगेंस्ट थे। उनका मानना था कि कोई भी पर्सन जब आगे जाए तो वो उसके अंदर वो काबिलियत होनी चाहिए, वो मेरिट होनी चाहिए आगे जाने की, तभी उसको आगे लेके जाओ। इसके अलावा कुछ सोशल इवल्स लाइक अनटचेबिलिटी यानी कि छुआछूत जो प्रॉब्लम है, चाइल्ड मैरिज, पिलग्रिमेज, ठीक है। इसके अलावा मतलब बहुत लोग जो है वो आपने देखा होगा ओल्ड एजेस में अलग अलग धाम पे यात्रा करते हैं। उनका मानना था कि भगवान जो है वो आपके अंदर है, राइट। भगवान को ढूंढने के लिए आपको अलग अलग जगह जाने की जरूरत नहीं है, आप आराम से घर में बैठ के अपने हेल्थ का ध्यान रखिए और वहां पर भगवान को याद कीजिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो प्रीस्ट वगैरह थे, प्रीस्ट वगैरह मतलब जो ब्राह्मण जो क्लैन था सोसाइटी का, वो जिस तरीके से बाकी लोगों को कहीं ना कहीं एक्सपोज कर रहा था, राइट, उनसे बहुत ज़्यादा पैसे वगैरह ले रहा था, इस चीज़ के भी अगेंस्ट थे। इसके अलावा जो टेम्पल ऑफरिंग्स होती हैं कि जो इंसान जाता है और भगवान को कुछ ना कुछ देकर आता है, भगवान के सामने पैसे डाल के आता है, उन सब के अगेंस्ट थे, राइट। सो आई होप आप समझ गए आर्य समाज किस किस चीज़ों के अगेंस्ट है। अब हम देखते हैं कि किस किस चीज़ों को स्ट्रांगली बिलीव करता है आर्य समाज, किन चीज़ों में बिलीव करता है। पहली चीज़ तो इनफॉलिबिलिटी ऑफ वेदास। मानना मतलब आर्य समाज ये मानता है कि वेद कभी भी टूट नहीं सकते, वेद कभी भी गिर नहीं सकते, मतलब वेद सबसे स्ट्रांग है। इसके बाद कर्म के सिद्धांत पे विश्वास करता है। सिंपल सी बात है, आर्य समाज कहता है कि अगर आपने कुछ बुरा कर्म किया है तो उसके बदले का फल जो है वो भी आपको मिलेगा। थर्ड चीज, संसार को बेसिकली मानता है आर्य समाज, मतलब उसका मानना है कि प्रोसेस जो है डेथ फिर बर्थ फिर डेथ फिर बर्थ यानी कि रीबर्थ का जो कंसेप्ट है उस चीज को पूरी तरीके से अपहोल्ड करता है, मानता है आर्य समाज। उसका मानना है कि आत्मा कभी भी मरती नहीं है, एक पर्टिकुलर आत्मा एक शरीर को धारण करती है, उसके बाद जब वो शरीर छोड़ देती है तो वो किसी न्यू शरीर के अंदर चली जाती है। इसके अलावा सैंक्टिटी ऑफ काउ, मतलब गाय की जो वैल्यू है वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा है, गाय की वैल्यू उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा की थी। इसके अलावा जो आपने बेसिकली अपने आर्ट एंड कल्चर के अंदर ये पढ़ा होगा कि वैदिक टाइम में जो ब्राह्मण्स थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्य, जो तीन जो मेन कास्ट हुआ करते थे, जो मेन बेसिकली थे, ठीक है, इनको द्विज बोला जाता था। द्विज का मतलब क्या है कि इनको सेकेंड बर्थ होता था, ठीक है, दो बर्थ होता था। सेकंड बर्थ कब होता था? उपनयन संस्कार पे। तो ये जो संस्कार है ना, टोटल जो 4 संस्कार होते हैं, इन 4 संस्कार को करने का जो इंपॉर्टेंस है उस चीज को आर्य समाज में भी बिलीव करता है, मतलब आर्य समाज भी उन 4 संस्कार को हाँ बोलता है, ठीक है। उसका ये मानना है कि 4 संस्कार होने चाहिए। इसके अलावा जो वेदास की इंपॉर्टेंस है फायर के साथ, उस चीज को काफी ज्यादा ये बिलीव करता है। और फाइनली समाज को रिफॉर्म करने के लिए, सोशल रिफॉर्म करने के लिए भी आर्य समाज काफी ज्यादा तत्पर रहता है। इसी सोशल रिफॉर्म की अगर हम बात करें तो कौन कौन से डिफरेंट फील्ड्स हैं जिसके अंदर आर्य समाज काम करता है। फीमेल एजुकेशन के लिए उसने बहुत सारा काम किया है, गर्ल्स को एजुकेट करने के लिए उसने बहुत काम किया है, इंटरकास्ट मैरिजेस को बढ़ावा देने के लिए उसने बहुत काम किया है। इसके अलावा जो विडोज होती हैं, यानी कि जिनके ऐसे लेडीज जिनके हस्बैंड्स की डेथ हो गई है, उनके लिए अलग अलग मिशन स्टार्ट किए गए हैं, अलग अलग ऑर्फनेजेस स्टार्ट किए गए हैं और अलग अलग होम स्टार्ट किए गए हैं, मतलब विडोज को सपोर्ट करने के लिए, ऑर्फन्स को सपोर्ट करने के लिए, राइट। एजुकेशन मिशन को चलाया गया है। इसके अलावा बहुत सारे स्कूल्स, बहुत सारे कॉलेजेस बनाए गए हैं, जिसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट है DAV यानी कि दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल्स। इसके अलावा जब भी कोई नेचुरल कैलेमिटीज आती हैं तो वहाँ पर फेमाइन रिलीफ सिस्टम, मेडिकल वर्क्स, ये सब भी आर्य समाज प्रोवाइड करता है। मतलब रिलीजियस एस्पेक्ट को साथ में लेकर के सोशल एस्पेक्ट को भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग तवज्जो देता है यहाँ पर आर्य समाज, एंड दैट इज़ वाई दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उम्मीद करता हूं आपको स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में और साथ ही साथ आर्य समाज के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें थी सारी प्रॉपर्ली समझ आ गई। इफ यू लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो, प्लीज डू अ लाइक, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।